प्रथम वर्ष में अपनी राजनीतिक आधुनिकरण की अवधारणा चल रही है, जिसमें हमने ये जान लिया है कि आधुनिकरण की अवधारणा एक परिवर्तन की अवधारणा है जो हमें परंपरागत दृष्टिकोण से हटा करके आधुनिकता की ओर ले जाती है, जो व्यक्ति का, जो कि समाज का, जो कि राष्ट्र का विकास करना चाहती है, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहती है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना चाहती है, आधुनिकरण करना चाहती है और बाजारी कृषि के स्थान पर क्या करना चाहती है और औद्योगिकरण करना चाहती है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये लोगों के दृष्टिकोण को, मनोवृत्तियों को, विचारों को बदलना चाहती है। आर्थिक स्तर पर इसका जो निहितार्थ यही है कि हमारा जो आर्थिक दृष्टिकोण है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है अच्छी बने। जनांगिक स्तर पर इसमें लोगों के जीवन स्तर को सुधारना होता है। तो ये सब हमने जान लिया है कि राजनीतिक आधुनिकरण क्या है। तो राजनीतिक आधुनिकरण आधुनिकरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज को आधुनिकता की ओर ले जाती है, साथ ही साथ ये क्या है, परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। और परिवर्तन का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को क्या है, विवेकशील बनाए, समाज को आधुनिकता की ओर ले जाए और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की हमें बात बताए, वो है आधुनिकरण। तो आधुनिकरण की अवधारणा के बारे में हमने जान लिया। अब हम उन चीजों को जानेंगे कि जिससे आधुनिकरण हो रहा है, या आधुनिकरण के कौन कौन से तरीका हैं, कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन सी एजेंसी हैं, माध्यम क्या हैं। तो आधुनिकरण की प्रक्रिया, जैसे कि आपको बताया, कोई एक चीज से तो आधुनिकरण होता नहीं और ना ही कोई एक माध्यम है जिससे कि हम ये कह सके कि ये आधुनिकरण पूरा हो जाएगा। तो आधुनिकरण के बहुत सारे उपकरण हैं, जिसमें पहला है अभिजन एवं बुद्धिजीवी वर्ग। यह आधुनिकरण लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अभिजन वर्ग है जो एलिट वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग जिसमें क्या है कि बौद्धिक क्षमता है, जो एक तरीका से लेखक हैं, एक तरीका से जो समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो हमें परंपरागत रूढ़ियों से, दृष्टिकोणों से हटा करके नए दृष्टिकोणों से जोड़ रहे हैं। वो अभिजन वर्ग, वो बुद्धिजीवी वर्ग क्या बन गया, एक माध्यम बन गया, आधुनिकरण लाने का एक माध्यम है। यदि ये अभिजन और बुद्धिजीवी वर्ग क्या कि जनता को, समाज को मार्गदर्शित नहीं करेंगे, समाज की रूढ़ियों का खंडन नहीं करेंगे, तो हम या हमारा समाज आधुनिक नहीं बन सकता है। तो आधुनिकरण का पहला जो तरीका क्या है, पहला अभिकरण क्या है, अभिजन ये बुद्धिजीवी वर्गों का दृष्टिकोण है। अभिजन और बुद्धिजीवी वर्गों को क्या चाहिए कि उन्हें समाज की समस्याओं से जनता को और देश को रूबरू कराना चाहिए, समाज की समस्याओं को दूर करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और देश को उन समस्याओं से क्या है, दूर कराना चाहिए। तो समस्याओं का उन्मूलन करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ये काम अभिजन और बुद्धिजीवी वर्ग का है कि जो जनता में पथ प्रदर्शक का काम करे। दूसरा काम है, जो माध्यम है, वह है राजनीतिक दल। ये तो आपको पता है कि जो दल होते हैं, लोकतंत्र का एक तरीका से यो मानो कि लोकतंत्र को चलाने वाले पहिया है एक तरीका से। इसीलिए राजनीतिक दल जो होते हैं, इनको हम शासन का स्तंभ मानते हैं, एक तरीका से शासन का हम प्राण मानते हैं। तो ये राजनीतिक दल जो कि हर शासन व्यवस्था में देखने को मिलते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इनका ज्यादा महत्व रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का ये आधार है। और राजनीतिक दल दूषित नहीं होने चाहिए, राजनीतिक दल में रूढ़िता नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक दल का जो दृष्टिकोण है वो क्या है कि कैसा होना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए। उसमें सभी प्रकार के विचारों के व्यक्ति उसमें होने चाहिए, उसमें जड़ता नहीं होनी चाहिए, उसका दृष्टिकोण विकासवादी होना चाहिए। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्राण होते हैं। अब ये राजनीतिक दल भी क्या है कि राजनीतिक आधुनिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दल ही सरकार बनाते हैं, दल ही चुनाव में भाग लेते हैं और दल ही विपक्ष में रहते हैं। तो ये दल जनता को क्या है, मार्गदर्शित करते हैं, जनमत जगाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और राजनीतिक दलों का जो गठन है वो योग्य नेतृत्व के रूप में होना चाहिए। दल में अच्छे ईमानदार नेता होने चाहिए। यदि अच्छे नेता होंगे, ईमानदार नेता होंगे, तो देश प्रगति करेगा। तो राजनीतिक दल भी क्या है, राजनीतिक आधुनिकरण के एक माध्यम हो गए, उपकरण हो गए। एक है इसमें सरकार।
देखो ये चीज तो सही है कि शासन का संचालन सरकार करती है, और सरकार के पास आपको पता है बाध्यकारी शक्ति होती है, निर्णयकारी शक्ति होती है, और सरकार अपनी शक्ति को जनता से पालन भी कराती है। इसके लिए पुलिस है, सेना है, न्यायालय है, ये सब रखी जाती हैं। इसलिए रखी जाती हैं कि सरकार अपनी शक्ति का पालन करा सके और निर्णय को पालन करा सके, क्योंकि सरकार के पास बाध्यकारी शक्ति होती है। तो सरकार आधुनिकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि सरकार ही ये चाहती है कि आधुनिकरण हो। सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकार में जो नौकरशाही वर्ग है, उसका जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का है। यदि उसका दृष्टिकोण परंपरागत रूढ़ियों से हट करके आधुनिकता की ओर बढ़ने का है, तो सीधी सी बात है कि आधुनिकरण होगा। यदि उसकी जो विचारधारा रूढ़िवादी है तो आधुनिकरण नहीं होगा। तो सरकार किस प्रकार की है, सरकार का दृष्टिकोण कैसा है, सरकार सजग है या नहीं है, सरकार में निर्णयकारी जो शक्ति है वो किस प्रकार की है, बाध्यकारी है नहीं है। तो ये सब चीज इस पर निर्भर करती है कि आधुनिकरण को हमें किस तरीका से आगे बढ़ाना है। तो इसको आगे बढ़ाने में किस किस का हाथ होता है, सरकार का हाथ होता है, जिसके पास बाध्यकारी शक्ति होती है। राजनीतिक दल होते हैं जो जनमत जगाने का काम करते हैं, और अभिजन बुद्धिजीवी वर्ग होता है जो जनता को एक तरीका से जो मानो मार्गदर्शन देता है। तो ये सब क्या हो गए, आधुनिकरण के उपकरण हो गए, माध्यम हो गए। तो यहाँ हमने आधुनिकरण की अवधारणा के बारे में बहुत अच्छे विचार देखे कि आधुनिकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। लेकिन एक चीज और भी है, हर परिवर्तन को आधुनिकरण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ परिवर्तन ऐसे भी हो सकते हैं जो समाज को पीछे ढकेलते हैं, जो समाज को पीछे ले जा रहे होते हैं, समाज का विकास नहीं होता है। तो हर परिवर्तन को आधुनिकरण नहीं कह सकते हैं। परिवर्तन क्या है, आधुनिकरण क्या है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। लेकिन परिवर्तन विवेकपूर्ण होना चाहिए, बौद्धिक रूप से होना चाहिए। यदि हम परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन वो समाज को मार्गदर्शित नहीं कर रहा है, समाज को रूढ़ियों से दूर नहीं कर रहा है, तो वो परिवर्तन आधुनिक परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो परिवर्तन क्या है, एक नई दिशा की ओर बढ़ना है, प्रगति की ओर बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम पीछे की ओर जाए, प्रगति करनी है, उत्तरोत्तर उन्नति करनी है। तो आधुनिकरण समाज को आधुनिकता की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रवृत्ति है जो साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर निर्भर करती है। तो यहाँ हमने आधुनिकरण के बारे में जाना कि आधुनिकरण की जो अवधारणा है एक नवीन अवधारणा है, और राजनीति विज्ञान में इसका मतलब क्या है, राजनीतिक आधुनिकरण से है, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने से है। तो यहाँ आधुनिकरण वाली अवधारणा पूरी होती है।